हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज का चैप्टर होगा कला और संस्कृति। जो ये बुक है आदित्य रंजन सर की बुक है। हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं जो स्टैटिक जीके पर आधारित है और टीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन है सब। ठीक है दोस्तों, और यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और संपूर्ण व्याख्या के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? केरल। तो पुलिकली भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का है। ठीक है दोस्तों, हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं, देखते हैं। तो पुलिकली क्या है? एक बाघ नृत्य है। ठीक है दोस्तों, केरल राज्य की एक लोक कला है। ठीक है दोस्तों, इस कला का अर्थ है बाघों का खेल। तो इसमें क्या होता है? बाघों का खेल होता है। इस उत्सव के दौरान बाघों की वेशभूषा में नर्तकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य देखने में बहुत दिलचस्प और मज़ेदार होता है। वे चिंदा, थदकल और उडुकू जैसे पारंपरिक ताल वाद्य यंत्रों की ताल से पर क्या है? नाचते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइगर हिटिंग थीम। त्यौहार के प्रदर्शन का विषय एक शिकारी द्वारा बंदूक चलाने और छिपकर खेलने वाले बाघों पर क्या आधारित है? ठीक है दोस्तों, मेकअप। बाघों की तरह देखने के लिए शरीर और चेहरे पर क्या मेकअप किया जाता है? ठीक है दोस्तों, बाघों की तरह देखने के लिए शरीर पर और चेहरे पर क्या होता है? मेकअप किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और हम देख लेते हैं अतिरिक्त जानकारी। जैसे यक्षगान क्या है? हम लोग का कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, यक्षगान कर्नाटक का। ठीक है दोस्तों, गरबा क्या है? गुजरात का है। भांगड़ा क्या होता है? पंजाब का होता है लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, छपेली उत्तराखंड का। ठीक, कथक क्या है? उत्तर प्रदेश का। कथकली हो जाता है केरल का और कथक होता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, और हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, मछलीपट्टनम यानी मसूलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने डैश काम के लिए प्रसिद्ध था। तो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मछलीपट्टनम कलमकारी के लिए क्या प्रसिद्ध था? ठीक है दोस्तों, तो मछलीपट्टनम अपने हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य एशियाई देशों को निर्यात किए जाने वाले कलमकारी वस्त्रों का उत्पादन करता है। तो कलमकारी वस्त्रों का क्या उत्पादन करता है? मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। ठीक है दोस्तों, और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में मछलीपट्टनम शहर कलमकारी कपड़ों के लिए भी जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश का कृष्ण जिला क्या है? मछलीपट्टनम शहर क्या है? कलमकारी कपड़ों के लिए क्या है? जाना जाता है। कलमकारी विशेष रूप से सजावट, धार्मिक अलंकरण के लिए डाई पेंट किए गए कपड़े तैयार करने की क्या है? तकनीकी है। लाल, नीला, पीला, हरा इस तकनीक में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 4 रंग। इस प्रक्रिया के दौरान कपड़े को कपास की नोक वाली बाँस की छड़ी से खींचा जाता है और खनिज रंगों में रंगा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें मलमल को धोने, भिगोने और रेंगने जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती है। मछलीपट्टनम में कलमकारी कलाकार आमतौर पर व्यापार की मांग के अनुसार हाथ में पेंटिंग के साथ साथ ब्लॉक प्रिंटिंग का अभ्यास करते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में मछलीपट्टनम और कालाहस्ती राज्य में कलमकारी निर्माण के 2 प्रमुख केंद्र हैं। तो वर्तमान समय क्या है? मछलीपट्टनम और कालाहस्ती क्या है? कलमकारी निर्माण के लिए क्या है? 2 प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय यानी सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कौन सा अध्याय है? तो किष्किंधा कांड क्या है? सबसे रामचरित का मानस का क्या है? किष्किंधा अध्याय क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो किष्किंधा कांड क्या है? वाल्मीकि रामायण का क्या है? सबसे छोटा कांड है। महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे बालकांड, यह रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से क्या है? पहला अध्याय सबसे लंबा और यह विभिन्न देवी देवताओं के व्यापक आह्वान के साथ क्या है? शुरू होता है। तो सबसे लंबा यानी भाग कौन सा है? तो बालकांड क्या हो जाएगा हम लोग का? पूछेगा क्वेश्चन। तो सबसे यानी लंबा बालकांड कौन सा है? तो बालकांड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनमें अन्य कहानियों के अलावा शिव और पार्वती की कहानी शामिल है। अध्याय अयोध्या के राम के जन्म, उनके बचपन, ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, जनकपुर में प्रवेश, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने, सीता से विवाह और अयोध्या लौटने का वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, अब अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड अध्याय यानी 326 दोहा है। रामचरितमानस का दूसरा अध्याय है अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी के साथ शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, अयोध्या अध्याय अयोध्या कांड में हम लोग का
इस अध्याय में वर्णित अन्य घटनाओं में राम का वनवास, दशरथ की मृत्यु, राम का निषाद और केवता नाविक के साथ मुठभेड़ यानी भारत की अयोध्या वापसी और उनकी मां की योजना पर उनका गुस्सा, भरत और राम का जंगल में मिलना और भरत के साथ अयोध्या के सिंहासन पर राम की चरण पादुका की स्थापना। ठीक है, तो ये सब कहाँ था? अयोध्या कांड में था। अब देखते हैं अरण्यन कांड में। वन का अध्याय यानी 46 दोहा इसमें। यह संक्षिप्त लेकिन घटनापूर्ण अध्याय सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में राम के जीवन और वहाँ रहने वाले विभिन्न ऋषियों यानी अत्रि, अनसुईया और अगस्त्य के साथ उनकी मुलाकात का वर्णन करता है। रावण की बहन सुपर्णखा से मुलाकात और उसका अपमान, राक्षसों के साथ युद्ध, खर और दूषण, बदला लेने के लिए रावण की योजना, मरीचि का स्वर्णमृग का प्रतिरूपण और सीता का अपहरण और राम का दुख और सीता की खोज की शुरुआत है। इस अध्याय के कुछ अन्य प्रसंग क्या है? किष्किंधा कांड। अब देखते हैं किष्किंधा कांड का अध्याय क्या है? 30 दोहे है। यह रामचरितमानस का सबसे छोटा अध्याय है। यह हनुमान और राम की मुलाकात, सुग्रीव के साथ राम की मित्रता, बाली की हत्या और सुग्रीव की सेना द्वारा सीता की खोज की शुरुआत को क्या दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों। सुंदरकांड, सौंदर्य का अध्याय 60 दोहा। यह रामचरितमानस का 5वां अध्याय है और कई लोग इसे पूरे पाठ का हृदय मानते हैं। यह हनुमान के कारनामों का वर्णन करता है, उसका समुद्र पार करना, लंका में प्रवेश, विभीषण के साथ उनकी मुलाकात, सीता की खोज और उससे मिलना और लंका को जलाना। इस अध्याय में वर्णित अन्य प्रसंग है विभीषण का दलबदल, राम और रावण के बीच संदेशों का आदान प्रदान और राम का समुद्र को वश में करना क्या है? सुंदरकांड का है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं लंका कांड। लंका का अध्याय 121 दोहा इसमें। यह अध्याय रावण के द्वीप राज्य लंका में राम के प्रवास की पूरी अवधि का वर्णन करता है। एपिसोड में समुद्र पर एक पुल का निर्माण और लंका में पार करना और अंगद का रावण के लिए निष्फल शांति मिलन शामिल है। फिर विभिन्न नायकों के बदल लक्ष्मण की चोट वसूली और अंत में रावण की हत्या के साथ युद्ध का अनुसरण करता है। युद्ध के बाद विभीषण को लंका के राजा के रूप में ताज पहनाया जाता है। सीता की वापसी और अयोध्या वापस यात्रा क्या है? लंका कांड में होता है सब। ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड, बाद की घटनाओं का अध्याय का उपसंहार यानी 130 दोहा है। यह रामचरितमानस का 7वां और अंतिम अध्याय है जिसमें लंका के युद्ध के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन है। प्रमुख घटनाएं राम के वनवास का अंत और अयोध्या में उनकी वापसी, अयोध्या के राज के रूप में राम की ताजपोशी, उनके अनुकरणीय शासन, रामराज्य का वर्णन है। इसके बाद भगवान राम के अवतार के प्रशस्त गरुण और काकभूषुंडी के बीच संवाद और पाठ के समापन का उनका विवरण है। ठीक है दोस्तों। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। ठीक है दोस्तों। हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही है। शेरशाह सूरी का मकबरा क्या है? सासाराम में स्थित है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा स्वयं शेरशाह ने अपने जीवन काल में और उनके बेटे इस्लाम शाह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। शेरशाह की मृत्यु के 3 महीने बाद 16 अगस्त 1545 ईस्वी को इसका निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों। शेरशाह का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। यह वास्तुकार मीर मुहम्मद अलीवाल खान द्वारा विकल्पित किया गया था। ठीक है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार इनमें से कौन सा है? तो बिहार का क्या है? छठ पूजा हम लोग का। बिहार छठ पूजा का एक क्षेत्रीय त्यौहार है। इस अवसर पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। बिहार के लोग आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त होने के कारण भगवान की पूजा करने के लिए कई त्यौहार मनाते हैं। छठ पूजा एकमात्र वैदिक त्यौहार है जो सूर्य देवता को क्या समर्पित है। ठीक है दोस्तों।